नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले मुझे बताएं कि आप कैसे हैं और क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। भैया, स्वागत करता हूं आप सभी का ओजांग का इस एकेडमी के इस मंच में, इस महा आंदोलन में जो हमने प्री के लिए शुरू किया है। और आप जानते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, क्योंकि इस फेज में सबसे ज्यादा छटाई होती है, सबसे ज्यादा स्क्रूटनी होती है। लगभग 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और उसके हिसाब से जो देखा जाए तो नंबर ऑफ कंपटीशन जो है वो पर सीट के लिए बहुत ज्यादा है। तो स्वागत करता हूं आप सभी का। और अब शुरुआत करते हैं हम आगे और चलते हैं इसके साथ साथ ही स्वागत करता हूं आप सभी ओजंकियंस का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक बहुत आंदोलन की एक शुरुआत की, बहुत बड़े आंदोलन की, कि 99 रुपए में आईएएस प्रीलिम्स को पढ़ाने का। और जिस हिसाब से आप जुड़े हुए हैं, जैसे अभी बच्चे पूछ रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री की जो अगली क्लास है वो कब। जी हाँ, बिल्कुल वो आ रही है। इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करो। और कई लोगों ने मुझे अपना स्कोर भेजा कि उनका जो टेस्ट स्कोर है वो क्या है। आज मैं बात करना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट फेज में, जो प्रीलिम्स का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है वो है कि आप 75 प्लस क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स में क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, आप कैसे क्रैक कर सकते हो, डेफिनेटली आप ये चाहते हो, और कैसे उसके स्टेजेस हमारे सामने आते हैं और क्या चैलेंजेस होते हैं। बेसिकली प्रीलिम्स जो होता है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द टफेस्ट फेज इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो पहली बार ये इस चीज को फेस कर रहा होता है। उसका फियर फैक्टर बहुत बड़ा हो रहा होता है, उसका डर सबसे बड़ा होता है। और फियर फैक्टर जो है उससे बहुत सी ऐसी गलतियां करवाता है जो बेसिकली उसको नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं यहां बात करूंगा कि अपने इस फियर फैक्टर को कैसे डील करें। अगर आप 75 प्लस क्वेश्चन को डील क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, और कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखें इस दौरान। क्योंकि इस दौरान जो है वो पॉजिटिव बातों से कहीं ज्यादा निगेटिव बातें आपकी आ रही होंगी। और कैसे आपको एक जो है वो एक जिसे कहते हैं कि डिसिप्लिन एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। और मास्टर स्ट्रोक इस बैच के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि आईएएस प्री में कैसे हम लोग 75 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इसमें जो आपके मार्क्स अगर आप सही करते हैं तो जुड़ते हैं, और लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो आपके सही वाले मार्क्स से जो है वो 0.66 मार्क्स यानी 1/3 काट लिए जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो चाहे वो आगे चलकर इंटरव्यू दें, वो क्वालिफाई करें, सारे, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो नॉन सीरियस हो, सारे के सारे एक ही स्टेज पर वो जो है वो क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। जो भी मतलब जो तुक्का भी मारना चाहते हैं वो भी इसी स्टेज में है, जो बहुत सीरियस हैं वो भी इसी स्टेज में। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एब्रप्ट बिहेवियर होता है। मतलब आप इसमें जो है एनालिसिस बहुत ज्यादा जो है स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते, और ना ही आप ऐसे जिस तरह से क्वेश्चन जो चेंज हुए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीलिम्स की क्लास ज्वाइन की है तो आपको मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं कि कैसे 2022 2021 के क्वेश्चन में कितना बड़ा जो है पैराडाइम शिफ्ट है, कितना बड़ा चेंज है। ठीक है, ये पुराने पेपर से बिल्कुल अलग है। तो इस पैराडाइम शिफ्ट को देखने के लिए, इस पैराडाइम शिफ्ट को जानने के लिए हमें काफी कुछ जो है वो करने की जरूरत है। सो अब चलिए अगर हम बात करते हैं तो आखिर इस पैराडाइम शिफ्ट को हम कैसे पकड़ें, और गलतियां होंगी तो हम कौन से सेफ जोन में रहें जिससे हमारा प्रीलिम्स का सिलेक्शन नहीं रुके। चलिए आगे हम चलते हैं और हम इस चीज को समझते हैं कि 75 प्लस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा। प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो हमारे जो सेगमेंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और यहां पर अगर हम चीज करें तो आप जैसा जानते हैं कि आपको जीएस और सीसैट दोनों पेपर आपको पढ़ने हैं। जीएस और सीसैट ये जो सेगमेंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें सीसैट जो है वो क्वालिफाइंग है, यानी आप इसमें जो है मिनिमम मार्क्स प्राप्त करके अगली चरण में जा सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत सीरियस कंसर्न है। और जीएस के जो सेगमेंट्स हैं वो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा विविड है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस, करंट अफेयर्स, इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये जो सेगमेंट है वो काफी बड़ा जो है सेगमेंट हो जाता है, राइट। अब अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो जीएस और सीसैट है इसको बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। जीएस का जो पोर्शन है इसके मार्क्स ऐड होते हैं, इसीलिए इस पर अच्छा खासा समय देने की हमें जरूरत होती है। बहुत ध्यान से सुनते जाओ। और सीसैट जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे इसी में ही छटके खत्म हो जाते हैं। अब अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस को पढ़ने का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके मार्क्स यहां पे जोड़े जा रहे हैं वो अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट दो तरीके से होता है। अगर आप प्री क्वालिफाई करने जा रहे हैं, प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं,
तो मैं आपसे बताता हूं कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? आप सबसे बड़ी गलती अभी आप करेंगे, जैसे आप जाएंगे और बुक्स खरीद लेके चले आए, ठीक है, आप बुक्स लेकर चले आए, अच्छी बात है। और अभी मैंने कई बच्चों से बात की, उन्होंने कहा सर मैंने अभी प्रीलिम्स के लिए ध्यान देना बंद किया, अभी नहीं करेंगे सर, फरवरी में करेंगे। राइट, अब वहां पर क्या होता है, अभी हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। तो इस दौरान वो जो अपना टाइम टेबल बना रहे हैं, उस टाइम टेबल में वो प्रीलिम्स के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, नहीं दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 100% टाइम दें, आप मेंस की तैयारी करें, ऑप्शनल की करिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए 1 घंटा या 2 घंटा निकालना शुरू कर दीजिए, खासतौर पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के लिए। इसमें से कोई भी अपने पोर्शन मंथ वाइज आप जो है इसको डील कर सकते हैं। अब इसमें आप जो है वो जब टाइम निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो आप एक ओरिएंटेशन करते हैं। प्रीलिम्स क्या होता है पहले ये समझो, ठीक है। जैसे मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो मेंस की पॉलिटी और प्रीलिम्स की पॉलिटी में कोई अलग अलग किताबें नहीं आती हैं। बेसिकली प्रीलिम्स जो होता है, समझने की कोशिश करना, मैं जो तुमसे कह रहा हूं, प्रीलिम्स में जो है ऑब्जेक्टिव, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं, यानी विकल्पिता किसे कहते हैं? तो वैकल्पिक क्या होता है? वैकल्पिक का मतलब होता है कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, ये जो पेपर होता है उसमें आप रीजनिंग कितनी कर सकते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है आप कारण कथन के बारे में कितना जानते हैं। अब जो मैं बात कह रहा हूं उसकी गहराई को समझने की कोशिश करना कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है व्हाट डू यू वांट, और आप उस सेगमेंट को लेकर कितनी रीजनिंग कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसमें कितनी रीजनिंग कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रीजनिंग जो वर्ड है वो रीजन से निकल कर आया। अब जब ध्यान से समझना, अगर आपसे कोई भी चीज पूछी जा रही है, मान लीजिए कि पूछा जा रहा है कि भैया ये जो फलाना बुद्ध की शिक्षाओं का भारतीय दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये बेसिकली वो जानना चाहता है कि क्या तुम पढ़ते समय तुमने इसके जो है वो वैकल्पिकता के बारे में आपने जानकारी ली, यानी आप इसकी रीजनिंग, यानी इसके रीजंस को आप आइडेंटिफाई कर पाए। आपका दिमाग इसके रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकता है, और जब आप रीजंस को आइडेंटिफाई करते हो तो आपके सामने कई विकल्प आते हैं, और वो ये कहता है कि जो सबसे बेहतरीन विकल्प है, जो इस कथन के अकॉर्डिंग है, बड़े ध्यान से समझना, जो सबसे बेहतरीन विकल्प है, जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, उसको चुनकर हमें बता दो, उसको चुनकर हमें बता दो। या एक से ज्यादा अगर विकल्प हो रहे हैं तो उनका समुच्चय बनाओ, यानी उनका जो है कॉम्बिनेशन बनाओ, और जो बेस्ट ऑप्शन निकल कर आ रहा है वो हमारे सामने रखो। इसीलिए तुमने देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स में पहले एक क्वेश्चन रखते हैं, नोटिस किया है, क्वेश्चन रखते हैं, फिर उसके बाद उसके कुछ ऑप्शंस रखते हैं, फिर ऑप्शंस रखने के बाद उसका कॉम्बिनेशन रखते हैं कि 1 2 3 सही है, 3 4 सही है, या 1 और 2 सही है। तो आपने देखा होगा इस तरह से कॉम्बिनेशन रखे जाते हैं, यानी पहला एक क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन से संबंधित कुछ कथन यानी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट से संबंधित कुछ क्या होते हैं, विकल्प रखे जाते हैं। तो तुम सोच के देखो कि ऐसा क्यों किया जाता है। बेसिकली ये रीजनिंग का पूरा सेगमेंट होता है, इसीलिए सीसैट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपकी रीजनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। वो तुमसे कुछ फैक्ट नहीं पूछ रहे हैं, तुमने देखा होगा प्रीलिम में फैक्ट नहीं पूछ रहा कि भैया पानीपत की लड़ाई कब हुई, फलाना जो है कब राजा बना, कुछ नहीं आपसे पूछता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ये क्वेश्चन कहां तुम्हें देखने को मिलते हैं, राइट। तो अब अगर हम बात करें तो यहां जो है वो रीजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। रीजनिंग का मतलब होता है आपका दिमाग जो है वो शर्लॉक होम्स की तरह होना चाहिए। शर्लॉक होम्स क्या करता है? अगर शर्लॉक होम्स को आपने पढ़ा होगा, या जासूसी ब्योमकेश बख्शी को आपने पढ़ा होगा, बड़े ध्यान से सुनना, नहीं तो तुम प्रीलिम्स कभी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगेगा कि किताबें या फैक्ट रटने से प्रीलिम्स निकल जाएगा। कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया, सर किसी किताब का नाम बता दीजिए जिससे प्रीलिम्स निकल जाए। ऐसी कोई किताब बनी नहीं बेटा, अभी तक कोई नहीं बनी है। तुम्हें अपने माइंड को रीजनिंग की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। ये बहुत गहरी बात मैं आपसे कह रहा हूं। अब जरा हम छोटी सी एक बात करें तुमसे, तो रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग जैसे शार्लॉक होम्स या ब्योमकेश बख्शी हैं, तो उनके सामने कुछ जो है वो परिदृश्य होता है। एक जासूस के सामने परिदृश्य होता है। वो क्या करता है? उनको कॉम्बिन करता है कि आप जो है कॉम्बिनेशन में लेकर जाता है, और फिर डिडक्शन करता है। तो कॉम्बिनेशन और डिडक्शन यानी एनालिसिस और सिंथेसिस, कि अगर ये यहां है, ये यहां है, फिंगरप्रिंट यहां है, वो यहां था, तो ये कातिल होगा। तो यहां पर भी जो है वो सबसे पहले ये बात कहता है, जो यूपीएससी संस्था है, समझने की कोशिश करो कि वो प्रीलिम्स एग्जाम लेता क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। तो जो प्रीलिम्स है, यूपीएससी की जो संस्था है, वो डायरेक्टली आपसे एक एग्जाम लेती, आपको आईएएस बना देती। तो प्रीलिम्स की जरूरत उसे क्यों पड़ी? प्रीलिम्स में सबसे पहले उसे ये चीज चाहिए कि मुझे यूपीएससी में उसे ऑफिसर्स चाहिए, ठीक है, ऑफिसर्स, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, ठीक है। तो ये जो है वो सारे ऑफिसर्स उन्हें चाहिए होते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, उन्हें बेहतरीन ऑफिसर चाहिए, ब्यूरोक्रेट चाहिए जो ये काम कर सके। अब जरा देखो,
यूपीएससी कहता है कि जो इनका वर्क है वो एक ग्राउंड में है, एक समाज के भीतर है। जैसे मान लो एक आईपीएस ऑफिसर है, मेरा एक स्टूडेंट है, तो अब क्या हुआ कि उसको मादक द्रव्य पकड़ने थे, तो उसने ट्रेसिंग की प्रॉपरली कि कहां से आ रहा है, कहां से इनपुट आ सकता है, एग्जैक्टली नहीं पता था कहां कहां आ सकता है, कौन लोग हो सकते हैं, तो उसने दिमाग पूरा लगाया, जाल बिछाया और फिर उसने जो है उसको ट्रेस करके पकड़ लिया। ठीक है, ट्रेस करके पकड़ लिया कि उसके विकल्प निकाले। इसी तरह एक आईएएस ऑफिसर है, तो कैसे कैसे वो पैसे का जो है वो जाना रोका जा सकता है, भ्रष्टाचार कैसे रोका जा सकता है, कैसे लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, बहुत काम है। आईआरएस ऑफिसर है कि भैया ये ट्रांजैक्शन हो रहा है इस खाते से इस खाते में, तो ये अचानक से ज्यादा क्यों होने लगा, तो वो इस पर क्या करता है, रीजनिंग करता है। तो उनको जो ऑफिसर चाहिए, उनका यह मानना है, यूपीएससी संस्था का, जो बात कह रहा हूं बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करना, यूपीएससी संस्था का जो मानना है वो यह मानना है कि नॉलेज को प्राप्त करने के लिए रीजनिंग कैपेसिटी सबसे पहले होनी चाहिए। रीजनिंग का मतलब होता है कि जो मेरे सामने सिनेरियो है, मैं उसको समझकर डिडक्शन कितना अच्छा कर सकता हूं, किसी एक बिंदु पर कितना पहुंच सकता हूं। इसीलिए जो यूपीएससी प्री का जो सेगमेंट होता है, बहुत ध्यान से समझना, तो वहां क्वेश्चन जब आपसे देते हैं, तो क्वेश्चन देने के बाद आपके सामने कुछ स्टेटमेंट रखते हैं, और स्टेटमेंट रखने के बाद आपके सामने 4 विकल्प रखते हैं। इन चारों में से कोई एक विकल्प सही होता है। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका दिमाग इतनी इंफॉर्मेशन से अपने काम का एक डिडक्शन कैसे कर सकता है। बेसिकली इसका संबंध जो प्रीलिम्स होता है, इसका संबंध मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल कैपेसिटी के साथ होता है, कि आपकी मेंटल कैपेसिटी कैसी है। आप उस दिए गए सिचुएशन में प्रेजेंट रहकर, फिर से कह रहा हूं, आप उस दिए हुए सिचुएशन में प्रेजेंट रहकर कैसे अपना आउटपुट दे सकते। जैसे बोधगम्यता का क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन का, तो आपके सामने एक अनसीन पैसेज आता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आपको उसमें एक लिया होता ऊपर कि आपको जो इसका जवाब देना है इसी पैसेज के अकॉर्डिंग देना है, इसी पैसेज के अनुरूप देना है। तो जब आप इसी पैसेज के अनुरूप उसका जवाब देते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, उसमें जो है करेक्ट आंसर की तरफ चले जाते हैं। सो प्रीलिम्स का जो फंडामेंटल है उस समझने की कोशिश करो। ये कोई रट्टाफिकेशन का एग्जाम नहीं है, डाटा को मगअप करने का एग्जाम नहीं है, और ना ही कोई किताब इसको जो है वो गारंटी देती है कि इसको पढ़ लेने के बाद आपका प्रीलिम्स निकल ही जाएगा, क्योंकि ये एक रीजनिंग का एग्जाम है। ये आपकी मानसिक योग्यता, फिर से कह रहा हूं, प्रीलिम्स आपका क्या है, मानसिक योग्यता का एग्जाम है। आप मानसिक योग्यता कितनी है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सुना है ना, बताइए मुझे कमेंट करके, हां सर सुना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, पूरा यूपीएससी अगर मैं कहूं कि क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ठीक है, इसीलिए इसमें आपने देखा होगा सेकंड डिविजनल स्टूडेंट भी क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कभी ब्राइट नहीं रहे, कभी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहे, वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं। आपने सुना होगा प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में, हां मुझे बताइए कि यस सर। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है। जैसे भी किसी बच्चे ने पूछा है, सतीश ने, कि सर हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन में आप किसी एक विचार पर टिके रहते हैं, वही कॉन्सेंट्रेशन होता है। जैसे सूरज की किरणों को आप एक छोटे से बिंदु पर कन्वर्ट कर दें तो वो कागज में आग लगा देती है। ऐसे हमारी मानसिक शक्तियां होती है, हर समय हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अरे यार नहीं हुआ तो क्या होगा, वो किसी और के साथ चली गई तो क्या होगा, दुनिया भर का गम और जो है खुशी हमारे साथ चलती रहती है। लेकिन जो है अगर आप अपने दिमाग को सिर्फ अभी के विचार पर रखें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। बड़ी बात की गहराई को समझिएगा। अब मैं आध्यात्म से यूपीएससी को जोड़ता हूं, तो जो प्रीलिम्स होता है वो क्या होता है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है अभी यहीं रहना, तो यही तो कॉन्सेंट्रेशन है कि यहीं रहना। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है इस दी हुई सिचुएशन के अनुरूप सोचना, खुद को उसमें इन्वॉल्व कर लेना। स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करता है जब वो पढ़ाई करता है, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, बहुत गहराई से इसको सुनना और समझना, चाहे वो अभी आप मेरे साथ प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे हो या ना कर रहे हो, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, उसको बड़ी गहराई से और ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कि ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज नहीं करते हैं, उनको फैक्ट रटना होता है, वो अतीत में अपने आप को इवेल्युएट करते रहते हैं, फ्यूचर का डर उनको बैठा रहता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है इस सिचुएशन के अंदर चले जाना, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना और उसके अनुरूप व्यवहार करना, उसके अनुरूप व्यवहार करना। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री क्या होती है, आप क्या सोचते हैं, आपको लगता है कि अकबर का पढ़ लिया, बीरबल का पढ़ लिया, फलाने का पढ़ लिया, ढकाने का पढ़ लिया, याद कर लिया। ये कहता है हिस्ट्री, जो यूपीएससी की हिस्ट्री है वो उसी में से बिल्कुल अलग है। वो कहता है प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, मतलब मैं इतिहास के अंदर शामिल हो जाऊं और इतिहास से सीख लूं
कि गांधी के आंदोलन को सिर्फ रटना नहीं है, गांधी के आंदोलन का उद्देश्य क्या था, आंदोलन कैसे क्रिएट किया जाता है, आंदोलन से कैसे देश की दशा दिशा बदली जा सकती है, आंदोलन से कैसे पॉलिटिकल चेंजेस किए जा सकते हैं, सोशल चेंजेस किए जा सकते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस किए जा सकते हैं, कल्चरल चेंजेस किए जा सकते हैं, कितना कुछ वर्तमान समय में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, एक राजनीतिक आंदोलन से पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, यह होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। और जो स्टूडेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ाई करते हैं बड़ा इजीली जो है वो इस एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं। बहुत ही गहरी बात कह रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा आप। तो आपके लिए जो प्रीलिम्स है वो बेसिकली कुछ और नहीं, मानसिक योग्यता है। आप जितनी अपनी मानसिक योग्यता बढ़ाते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम करेंगे, खुद को सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व करेंगे, आप उसमें सिर्फ डाटा नहीं रटेंगे, खुद को सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व करेंगे और ढेर सारी चीजें उसमें इकट्ठा करेंगे, अपनी कहानी को ब्रॉडर करेंगे, तभी आपके लिए प्रीलिम्स निकालना बहुत आसान होता है, बहुत आसान हो जाता है। अब मैं प्रीलिम्स निकालने का मैजिकल फॉर्मूला आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं और उनसे गलती कैसे होती है। चलिए मैं बताता हूं। प्रीलिम्स में जब आप तैयारी कर रहे होगे, अभी तो थोड़ा सा अभी जाड़ा शुरू हुआ है बेटा, अभी ठंड और बढ़ेगी, और जब ठंड बढ़ेगी तो फिर इंसान की झंड भी बढ़ेगी। कायदे से जो है यहां समझना, प्रीलिम्स जैसे जैसे आएगा एक वर्ड आएगा डर या फियर, ठीक है, दैट इज फियर। और जब ये फियर बढ़ेगा तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन शुरू होगा, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आ चुके हैं मेरे पास 50 की संख्या में क्वेश्चन आ चुके हैं। सर मेरा होगा कि नहीं होगा, इस बार मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सर इतने कम टाइम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जरा ध्यान से समझना, यह डर आना शुरू होगा। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम जो है वो केवल और केवल फॉरवर्ड मेथड पढ़ाई करते हैं, फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, अब फॉरवर्ड मेथड का मतलब होता है ये हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, साइंस पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपके पास मानसिक योग्यता होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे आएगा? अब आप क्वेश्चन मुझसे पूछो, किसी ने पूछा ही नहीं, दुखड़ा रो रहे हो यहां बैठ के, पूछो सर मानसिक योग्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे बढ़ाया जा सकता है बताएं, आप लोग मुझे बताएं प्लीज, हाउ यू विल इंक्रीज योर मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता कैसे बढ़ाओगे? मैं अपनी टीम से कहूंगा कि सारे नंबर जो है यहां पे शेयर करें प्लीज। ठीक है, जितने भी कंप्लेन नंबर है, जिन बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है, अभी मैंने देखा कि बहुत से बच्चों ने ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड ही नहीं किया है, हम स्पेशली उनको जो है उनका लिस्ट निकाल के उनको कॉल कर रहे हैं कि भैया आओ पढ़ लो। तो आप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ चलें। अब मैं बात करता हूं मानसिक योग्यता कैसे आप बढ़ाएंगे। अब जरा ध्यान से समझना, मानसिक योग्यता को बढ़ाने का जो सबसे फंडामेंटल तरीका है, देखिए याद करिए, जब हम आदिमानव थे, जब हम जो है होमो सैपियंस में कन्वर्ट हो रहे थे, तो हमने अपने आसपास की चीजों को एनालाइज किया, और एनालाइज करने में हमने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। सो जो रीजनिंग होती है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। क्वेश्चन जो होता है वो हमें उस जगह पर जाकर रोक देता, हुक कर लेता है। जैसे पानी में कोई नाव पड़ी है तो वो लहरों के साथ बहती चली जाएगी, तो क्या करता है जो नाविक होता है, जब वो किनारे अपनी जहाज को रोकना चाहता है तो वो एक लंगर डाल देता है, हुक लगा देता है। तो आपको अगर कहीं पर रुककर उसकी था लेनी है तो आपको भी हुकिंग करनी पड़ेगी, आपको हुक लगाना पड़ेगा। बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। और वो ये है कि अगर आपको मानसिक योग्यता बढ़ानी है तो आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ स्क्रूटनी भी चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन यानी सूचना के साथ साथ आपको उसकी स्क्रूटनी के बारे में भी पता होना चाहिए कि मुझे इसकी स्क्रूटनी कैसे करनी है। तो अब जो यहां पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जब अगर आप मानसिक योग्यता बढ़ाना चाहते हैं तो स्टूडेंट के सामने डर एक बहुत बड़ा होता है। जैसे किसी ने कहा सर मुझे डर नहीं लगता, अभी किसी ने कहा, अब जरा तुम्हें मजेदार चीज दिखाता हूं। हमें क्या होता है, अभी आप जाके बुक्स खरीद के लेकर आओगे, विपिन चंद्रा से लेकर तमाम किताबें, और सोचोगे कि अब मैं प्रीलिम्स की आगे पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर जैसे जैसे आप इसमें अपने ज्ञान का फैलाव करते चले जाते हो, ठीक है, तो गांव जो है आपने देखा कि नाव आपने समुद्र में उतार दिया, लेकिन एक समय बाद आपको कहीं लंगर डालना पड़ता है, वो लंगर डालना हम भूल जाते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट बताता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी ने लिखा कॉन्फिडेंस से आता है, कॉन्फिडेंस कहां होता है? कॉन्फिडेंस कोई मूर्त चीज नहीं है। अब क्या होता है,
डर जो है हमें आरएसएम की तरफ जाने से रोक देता है। रिवर्स स्टडी मेथड, रिवर्स का मतलब होता है कि अब उल्टा चलूंगा, मैं उल्टा क्वेश्चंस के माध्यम से मैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज करूंगा। बहुत से स्टूडेंट को यह चीज नहीं पता। और अगर आप, जैसे बहुत से लोग टेस्ट नहीं देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, हमने एक ऐप लॉन्च किया है, जरा ध्यान से उसको समझिएगा, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, एक छोटा सा ऐप है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। अब ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे हम जो है रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्री देते हैं, और बहुत जल्दी एक बम्पर टेस्ट सीरीज ऑफर लेकर आ रहे हैं आपके लिए, बम्पर ऑफर है, 22 दिसंबर के बाद हम उसको लॉन्च कर देंगे। आप जानते हैं कि 99 रुपए वाले बैच का 22 दिसंबर अंतिम दिन है, अगर जिसके साथ जुड़ना है वो जुड़ जाए इसके साथ, ठीक है। तो ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें और वहां पर जो है ये कर लें लगातार, और ये नंबर दिए जा रहे हैं, अगर किसी का क्लास नहीं मिली है, उस पर बार बार मैं खड़े होकर बता रहा हूं, वो उसको फोन कर दें, लॉगिन आईडी पासवर्ड सही डालें, अपना फोन नंबर सही डालें, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने अब लिस्ट निकाल ली है किन किन बच्चों ने अभी एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड ही नहीं किया है, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप। तो उस कंडीशन में वो जाएं और वहां पर जो है वो उनको हम खुद ही कॉल करा लें, भैया पढ़ लो आके, हम पढ़ा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस है, कितने लोगों के पास है मुझे पहले बताएं कि किसके किसके फोन में ये ऐप है, किसके किसके फोन में ऐप है, मैं देखूं जरा डर किसे कहते हैं। चलिए, किसके किसके फोन में है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप, चलिए बताइए मुझे। कुछ ऐसा बम्पर सीक्रेट बताने जा रहा हूं तुम्हारे सिलेक्शन का, जिससे मैंने अपने स्टूडेंट का सिलेक्शन कराया है प्रीलिम्स में, और बहुत कम टाइम में, बेचारा जॉब में था, उसके पास टाइम कम था, और मैंने इसी मेथड से, आरएसएम मेथड से उसका सिलेक्शन कराया है, आरएसएम मेथड से उसका सिलेक्शन कराया है मैंने, ठीक है। वो जॉब, उसके पास ज्यादा पढ़ने के लिए टाइम नहीं था। तो अगर आपके पास टाइम कम है, आप जॉब में है, तो आरएसएम मेथड आपके लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। तो आपके पास ये ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप होनी चाहिए। अब आप इस पे जाएंगे तो डेली टेस्ट देंगे, इसमें मॉड्यूल्स आपके आएंगे। होता क्या है, जो टेस्ट होता है उसकी एक लैंग्वेज होती है, बड़े ध्यान से इसको आदत की तरह लेकर आइए। जैसे आप डेली टाइम टेबल बनाए, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 2 घंटे जो है ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 2 घंटे फलाना पढ़ूंगा, उसी तरह जो है आप एक छोटा सा सेगमेंट बनाइए कि रोज मुझे, ज्यादा नहीं, सिंपली इसको कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, रोज मैं 20 क्वेश्चन लगाऊंगा, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाऊंगा। आदत डाल लो कि अगर 10 मिनट बैठा भी हूं, बस में हूं, तो ये ऐप उठाया और एक टेस्ट गए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है इसमें, ठीक है। आप जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, और इसमें कि भाई बस में सफर कर रहा हूं, मेट्रो में सफर कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन लगाओ। कई लोग क्या होता है, डर के मारे क्वेश्चन नहीं लगाते। अब जरा मुझे बताना, डर के मारे क्वेश्चन नहीं लगा, हाँ निगेटिव, अभी तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं, अभी तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ी ही नहीं, अभी तो मैंने शुरुआत की है। यहां जो टेस्ट की साइकोलॉजी होती है वो समझने की कोशिश करो। टेस्ट के क्वेश्चन की अपनी एक भाषा होती है। तो जब हमें यह लगता है कि हम सिर्फ फॉरवर्ड मेथड में पढ़ाई करते हैं, मतलब हम सिर्फ बुक्स पढ़ते जाएंगे, नोट्स पढ़ते जाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यूपीएससी के क्वेश्चन बहुत वियर्ड, अगर आपको 75 प्लस क्वेश्चन क्रैक करने हैं तो आपको फॉरवर्ड मेथड और रिवर्स स्टडी मेथड दोनों को एस्टैब्लिश करना होगा। बड़े ध्यान से इसको सुन लीजिए और इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। तो यहां क्या करना होगा आपको, जैसे आप बैठे हुए हैं, ऐप है, ऐप के थ्रू आप या वेबसाइट के थ्रू कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। आप गए और मान लीजिए बस में सफर कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, ला यार जरा 20 मिनट में, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लेता हूं। होता क्या है, जब आप ये क्वेश्चन बार बार पढ़ते हैं, लगाते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन की लैंग्वेज इंप्रिंट हो जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है वो आपकी इस पावर को जनरेट करती है। अब जरा ध्यान से समझना, आपकी इस पावर को जनरेट करती है जिसे हम लोग मानसिक योग्यता कहते हैं। मानसिक योग्यता में हमने सबसे पहले, जब हम आदिमानव के रूप में थे, हमने क्या सीखा? हमने देखा कि पत्थर को रगड़ देने से आग पैदा होती है, कि जो पत्थर आपस में टकराते चिंगारी होती है, और मनुष्य ने अपना जीवन ही बदल दिया वहां से। तो हमने क्वेश्चन करना सीखा, हमने एनालिसिस करना सीखा। जो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने की हैबिट नहीं लेकर आ रहे हैं, यकीन मानिए उनके लिए प्रीलिम्स बहुत मुश्किल होने जा रहा है, बहुत मुश्किल होने जा रहा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फॉरवर्ड स्टडी मेथड और रिवर्स स्टडी मेथड दोनों को आपको लगातार इस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपना निगेटिव मार्किंग वाला पोर्शन नहीं रोक पाओगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने कहानियां सुनी होगी, साहब मैं तो 70 क्वेश्चन कराया, मैं 80 क्वेश्चन कराया, 2 दिन बाद पता चला मेरे सर 20 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे 30 क्वेश्चन गलत हो गए, और वहीं पर सारी कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप अपना फॉरवर्ड शेड्यूल बनाइए। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, करिए। कल एक बच्ची से बात हुई तो उसने कहा सर, मैंने कहा 99 रुपए वाला बैच शुरू कर दिया पढ़ना? बोले सर अभी मैं मेंस का कर रही हूं, अभी मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा तुम्हारे पास 1 घंटा नहीं है
इस समय तुम अपने सोने का 1 घंटा कम कर सकते हो, तुम योग निद्रा सीख सकते हो, तुम अभी धीरे धीरे अपने सोने का घंटा बढ़ाओगे। देखो चैलेंज क्या आने जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं बड़ा आसानी से हो जाएगा, जाड़ा आना शुरू हो रहा है, रातें लंबी होनी शुरू हो गई हैं, अब तुमने देखा जल्दी नींद आती है, सुबह आंख जल्दी नहीं खुलती है, अब बढ़िया जबरदस्त जो है नींद आने का जो है सिलसिला शुरू हो गया है। यही चैलेंजेस होंगे। मार्च आते आते क्या होगा, तुमने देखा होगा हवाएं बदलनी है, मार्च जैसे ही आएगा होली का टाइम, तुमने देखा होगा हवाएं ऐसी चलती हैं कि शरीर टूटने लगता है, खूब नींद आती है, खूब नींद आती है। तो उसमें क्या होता है, जब खूब नींद आती है तो हम खूब सोते हैं, तब तक अप्रैल आ जाता है, और अप्रैल आते आते आपने देखा होगा ये समय हमारा सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। ठंड लगती, पढ़ने बैठे कुर्सी मेज पे तो पता चला पैर ठंडे होने लगे, पैर ठंडे होने लगे तो बोला अब तो भाई रजाई में जाएंगे। जैसे ही रजाई, अभी और ठंड बढ़ेगी, जैसे रजाई में गए थोड़ी देर बाद ऐसे सीधे होते 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 बिस्तर पे पड़ गए, बिस्तर पे पड़ गए। तो ये चीजें, ये चैलेंजेस हैं, ये कोई तुम्हें नहीं बताएगा। तुम्हें तो कहा जा रहा भैया मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। इस समय तुम्हें नई तकनीकें सीखनी होंगी, तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपने खाने पीने से गरिष्ठ चीजें निकालनी होंगी, फैटी फूड निकालना होगा। साथ ही साथ तुम्हें अपने सोने का घंटा भी थोड़ा सा कम करना होगा, और वो जो कम हुआ वो तुम्हें प्रीलिम्स के लिए इन्वेस्ट करना होगा। अगर तुम्हारा शेड्यूल बहुत बिजी है, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, जब अब तुम अगर अपना सेल्फ मैनेजमेंट और अपना टाइम मैनेजमेंट दोनों करना होगा। सेल्फ मैनेजमेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, कि मेरी बॉडी खाना कितनी देर में पचा रही है। अगर मैं इतना खाना खा रहा हूं या इस तरह का खाना खा रहा हूं जिसको पचाने में मुझे ज्यादा समय लग रहा है, तो तुम नींद में चले जाओगे, बॉडी ऑटोमेटिकली तुम्हें स्लीप मोड में लेके चली जाएगी। और दूसरा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है इस समय, अगले जो 4-5 महीने हैं, अगर तुम लोग प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हो तो इस समय के 4-5 महीने तुम्हें सेल्फ मैनेजमेंट, फिर लिख लो अपनी कॉपी में, सेल्फ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें टाइम बचाना पड़ेगा, तुम्हें टाइम चुराना पड़ेगा, तुम्हें टाइम छीनना पड़ेगा। अगर ये कैपेसिटी है तो प्रीलिम्स में स्वागत है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। और अगर ये कैपेसिटी नहीं है तो अभी ठंड आ रही है और मार्च तक का जो समय है, अप्रैल तक का समय, वो तुम्हारे लिए भयानक दुष्कर होता चला जाएगा। तुम देखोगे तुम्हारी नींद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हारे जो है वो अंगड़ाइयां बढ़ती चली जाएगी। एक और प्रॉब्लम आती जाएगी, जाड़े का मौसम आ रहा है, धीरे धीरे तुम्हारा जो समय होगा इस समय तुम्हें विटामिन B12 और D3 की कमी होती भी चली जाएगी, और इस तरह तुम्हारी शरीर में टूटन भी बढ़ेगी। तो ये जो टाइम होता है वो हमें अंदर से चैलेंज का टाइम होता है। अभी तक तो जो तुम सोच रहे थे कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लेंगे, अब चैलेंज तुम्हारे अंदर से आएगा। तुम्हारा B12 कम होगा, तुम्हारा जो है D3 कम होता चला जाएगा, तुम्हारा शरीर टूटेगा, तुम्हें थकान महसूस होगी, थोड़ी देर पढ़ोगे ऐसे सर घूमेगा, मन करेगा भाई बिस्तर पे जाके सो जाएं। ये तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे अंदर आके बैठेंगे। हर चीज का जो है यहां सॉल्यूशन है, लेकिन पहले प्रॉब्लम को ढंग से समझने की कोशिश करो। जो बता रहा हूं, उस समय तुम्हारे आंख के सामने किताब रखी होगी, नोट्स रखे होंगे, पढ़ ही नहीं पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। कभी यहां दर्द होगा, कभी थाइज में पेन होगा, ऐसे जो थाइज टूटने लगती हैं कि कितना दर्द हो रहा है, फिर जाके चुपचाप लेट जाओ थोड़ी देर पे, ज्यादा देर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो फॉरवर्ड स्टडी मेथड और RSM बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस आप डाउनलोड कर लो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बच्चों से कह रहा हूं जो ये कह रहे हैं मेरी क्लास नहीं चल रही है, चल रही है, प्लीज कह रहा हूं ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। जो नंबर टीम दे रही है उसको नोट डाउन, कोई भी 4 नंबर नोट डाउन कर लो, किसी को भी कॉल कर लो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी। ज्यादातर बच्चे वही परेशान हैं जिन्होंने ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप या तो डाउनलोड नहीं किया या वहां लॉगिन करते समय उन्होंने फोन नंबर और ईमेल आईडी गलत डाल दी है। एक बच्चे ने कहा कि सर मेरे पास 3-4 थी, मैंने तो ऐसे ही भर दिया। तो परेशानी बहुत हो जाएगी हमारे लिए। क्लास फर्स्ट क्लास चल रही है, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, अब आपके फैक्ट्स मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट और नई चीजें मिल रही हैं आपको इंपॉर्टेंट, तो सबकी क्लास चल रही है, राइट। तो ध्यान देने की कोशिश करो। प्रीलिम्स निकालना कोई बहुत आसान काम नहीं है। ये जो समय है तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए सबसे निगेटिव टाइम आने जा रहा है। ये जाड़ा जैसे से बढ़ेगा, नींद बढ़ेगी, तुम्हें समय अब चुराना है तो तुम्हें योग निद्रा सीखनी पड़ेगी, तुम्हें सात्विक भोजन की तरफ जाना पड़ेगा, तुम्हें क्विक डाइजेस्टिव भोजन की तरफ जाना पड़ेगा, तुम्हें इंटिमिटेट फास्टिंग भी सीखनी पड़ेगी। तो बहुत कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा, जब इन चीजों को जान पाओगे तब जाकर सिलेक्शन होगा। ये सिर्फ इतिहास, भूगोल और साइंस पढ़ाने से काम नहीं चलने वाला है, बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। और इसमें भी क्या होगा, अगर इसको तुमने समय रहते नहीं डील किया तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व हावी होगी, तुम्हारा दिमाग जो है वो क्या होगा, डर को
जो है बहुत बड़ा कर लेगा, तुम्हारी बीमारियां भी शुरू हो जाएंगी। देखते जाओ क्या क्या होने जा रहा है तुम्हारे साथ, और ये चीजें तुम्हारा देखना बिल्कुल सत्य होती चली जाएंगी। आज आप लिख लो, आज ओजांग सर ने ये बात हमसे कही है। तो बड़े ध्यान से चीजों को समझना, बहुत ध्यान से जाना है। प्लीज डाउनलोड कर लें, क्लास फर्स्ट क्लास चल रही है, मैं वहां पे मेंटेन भी करा रहा हूं, और पॉलिटी भी शुरू हो गई है 99 रुपए के बैच में, और 99 रुपए में ही सीसैट के जादूगर पढ़ा रहे हैं। सीसैट की क्लासेस भी चल रही है फर्स्ट क्लास, ठीक है। और जुड़ जाइए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ रहा है, और वो है इंग्लिश के साथ। प्लीज ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप सर के साथ जुड़ जाइए। 99 रुपए में इंग्लिश का बैच, जिसमें ग्रामर के टॉपिक, वोकेबुलरी, ऐसे राइटिंग ट्रिक्स, कंप्रीहेंशन और ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें सर जो है बताएंगे, वो भी मात्र 99 रुपए में। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, जिनको भी प्रॉब्लम है कंप्रीहेंशन से, वो इसके साथ जुड़ जाए। राइट, आगे चलता हूं और बात करता हूं। कई बच्चों ने कल भी कहा कि सर हम नया एनसीईआरटी कोर्स जनवरी से ज्वाइन करना चाहते हैं। स्वागत है आप सभी का। और अभी मैंने इसकी फीस डिस्क्लोज नहीं की है, एक आंदोलन के रूप में हम इसको भी लेकर आएंगे। लास्ट ईयर हमारी फीस 6500 थी, राइट, और हम इस बार फीस क्या होगी, ये यहां पर मेरी टीम जो है वो फॉर्म शेयर कर रही है। आप में से जो भी मेरे साथ एनसीईआरटी में, जो हमारा एनसीईआरटी आंदोलन बैच है, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैच है, जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ जो है वो आ जाएं और इसमें फॉर्म भर दें। यस सर, हम इसमें जुड़ना चाहते हैं। देन वी विल डिस्कस कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो फॉर्म भर दें। यस, वी आर इंटरेस्टेड इन द एनसीईआरटी बैच फ्रॉम जनवरी एंड। हम यहां से शुरू करेंगे इसको, और फीस हम उसी हिसाब से ऐसा रखेंगे कि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, हर बच्चा इसके साथ पढ़ाई कर सके। तो ये हम लेकर आएंगे, इसीलिए क्वेश्चन मार्क है कि इसकी फीस क्या होगी। यह भी भविष्य के गर्भ में है, और बहुत ही जबरदस्त एक सेगमेंट आ रहा है। तो अब 22 दिसंबर हमारा इस प्रीलिम्स बैच का लास्ट डेट है। इसके बाद फीस 499 रुपए हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप जो है, जो लोग 99 रुपए में जुड़ना चाहते हैं, वो चाहे सीसैट का बैच हो और चाहे वो जीएस का बैच हो, इसके साथ जुड़ जाए। कहां पर? ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप चले जाएं, डाउनलोड करें और वहां पर अपनी लॉगिन आईडीज करके कर दें। जिन बच्चों को अभी किसी कारण से क्लास नहीं मिल पा रही है, वो दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना जो है वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी तक क्लास खोल के ही नहीं देखी है, प्लीज, बहुत अच्छी क्लास चल रही है और उसके साथ आप जुड़ना शुरू कर दीजिए। तो एक बार फिर से चलिए शुरू करते हैं। 22 दिसंबर लास्ट डेट है यहां पर एडमिशन लेने की 99 रुपए की, और इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं। राइट दोस्तों, इंग्लिश में जुड़ते हैं, और अब जल्दी ही मैं टेस्ट सीरीज, एक ऐसा मॉड्यूल जो अभी तक किसी के पास नहीं है, एक ऐसा टेस्ट सीरीज का मॉड्यूल लेकर आऊं। टेस्ट तो आपने बहुत से दिए होंगे, लेकिन टेस्ट में आपकी केयरिंग कौन कर रहा है, आरएसएम क्या होता है, आरएसएम एस्टैब्लिश कैसे कराई जाती है, एक प्रॉपर डायरी कैसे मेंटेन की जाती है, वो जो एग्जाम के दिन बहुत मैजिकल काम करती है, वो जो तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग कम करेगी, वो भी मैं लेकर आ रहा हूं। लेकिन वो 22 दिसंबर के बाद मैं अनाउंस करूंगा। उसके लिए आपको ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड करके रखना है, और एक फिर से एक धमाकेदार ऑफर के लिए तैयार रहना है। तो सोचना किस बात का, 22 दिसंबर से पहले आप जुड़ जाइए। 499, उसके बाद फीस हो जाएगी 99 के साथ। तो आप जीएस और सीसैट में जुड़ जाएं इंग्लिश में रवि बजाज सर के साथ, और इस आंदोलन को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाएं। राइट दोस्तों, आगे भी हम तमाम ऑफर लेकर आते रहेंगे, और एनसीईआरटी के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए फॉर्म नीचे जो है फॉर्म भर दें। और अगर आप अभी भी 99 के बैच के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। राइट, हम एक एक करके सारी क्लासेस लेकर आ रहे हैं। कैसी चल रही है सीसैट की क्लासेस, सीसैट के जादूगर के साथ? सब लोग मुझे कमेंट करके बताएं। कई बच्चों ने कहा कि सर वो 9999 भी होती तो बहुत अच्छा था हमारे लिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। इज इट गुड? क्योंकि अभी छोड़ूंगा नहीं, अभी फॉरवर्ड स्टडी मेथड चल रहा है, अभी रिवर्स स्टडी मेथड आएगा, तब जाकर सिलेक्शन का पूरा चक्र होगा। और मैं आपको सेलेक्ट होते हुए देखना चाहता हूं, लबासना पहुंचते हुए देखना चाहता हूं। वादा करिए इस बार सबसे ज्यादा ओजांकियन जो है लबासना पहुंचेंगे और वहां पे धूम मचा देंगे। मतलब जब मैं वहां पहुंचूं तो शोर उठना चाहिए हॉस्टल के हॉस्टल कि हां सर हम वहां पहुंच गए हैं, हिम्मत के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ। राइट दोस्तों, और कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एक दो हम यहां स्पीड अप करने जा रहे हैं जीएस का बैच, तो जुड़ जाइए। और जिसको अभी तक क्लास नहीं चली है, नहीं मिली है, वो ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। वहां सेम लॉगिन आईडी, सेम फोन नंबर से लॉगिन कर लें, या दिया गया नंबर है, इसके साथ आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ सर मैं दिक्कत आ रही है, हम वो कंप्लेन सॉल्व कर देंगे। स्पेशली हमने डेडिकेट किया एक टीम को जो आपके नंबर पे आपको कॉल करेगी और आपको बता देगी कि भाई आप में से हमें पता चला बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड ही नहीं किया है। सो मेक श्योर कि आप हमारा सपोर्ट करें और जुड़े रहें। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट करने के लिए।
और जुड़ जाइए। कई लोग कह रहे हैं अरे फ्रॉड हो गया, ये हो गया। ये सारी निगेटिव बातों का कोई मतलब नहीं है कि अगर फ्रॉड हुआ होता तो यहां बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, अच्छे से पढ़ रहे हैं और उनका रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। आपको पता होगा कि मैं एनालिसिस कराता हूं कितने क्वेश्चन पॉजिटिव और कितने क्वेश्चन निगेटिव। और अब जो है वो प्राचीन भारत का अंतिम क्लास लेने के बाद मैं इस एनालिसिस को और आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।